फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज क्राइम थ्रिलर मूवी व्हाइट रोज। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रात का समय होता है और एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी होती है। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक लाल कलर की कार रुकती है। वो लड़की उस कार में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं वो आदमी उस लड़की के गले पे एक इंजेक्शन लगा देता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो आदमी एक किलर होता है। वो उस लड़की की बॉडी को एक पॉलीथीन में लपेटकर उसे घसीटता हुआ एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे में बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। तो किलर उनमें से एक सबसे बड़ा चाकू उठाता है और फिर उस लड़की के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगली सुबह पुलिस वालों को उस लड़की की डेड बॉडी एक नाले के किनारे एक बैग में छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती है। जब वो डेड बॉडी को चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि उस लड़की की एक हाथ की छोटी उंगली गायब होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दिव्या नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने घर से निकलती है और बस स्टॉप पे जाकर खड़ी हो जाती है। दिव्या वहीं खड़ी होकर सोचने लगती है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं दिव्या अपने घर पर होती है और अपनी बेटी के साथ टीवी पर गाने चलाकर डांस कर रही होती है। तभी उसके घर का दरवाजा कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके सामने उसका हस्बैंड अशरफ होता है। दिव्या और उसकी बेटी दोनों खुश हो जाते हैं। तो दिव्या अशरफ को चाय के लिए पूछती है तो अशरफ बोलता है काफी दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो दिव्या बोलती है बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं घर पर खाना बनाती हूँ। तो अशरफ बोलता है मैंने तुमसे बोला ना, काफी दिनों से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया। ये बात दिव्या को बुरी लगती है। वो किचन में जाती है तो दिव्या की बेटी अशरफ से बोलती है कि डैड आज मम्मी का बर्थडे है और लगता है आप इस करना भूल गए। तो अशरफ बोलता है नहीं बेटा, हम और तुम मिलकर मम्मी को सरप्राइज पार्टी देंगे। फिर अशरफ दिव्या और अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ खाना ऑर्डर करता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तभी दिव्या देखती है कि रेस्टोरेंट के स्टाफ एक केक को डेकोरेट करके और हैप्पी बर्थडे बोलते हुए उसके पास आते हैं। तो अशरफ दिव्या को हैप्पी बर्थडे बोलता है और उन्हें गिफ्ट देता है। दिव्या ये सब चीजें देखकर काफी खुश हो जाती है। अब अशरफ और दिव्या अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट से अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एकाएक गोलियां चलने लगती हैं। वो देखते हैं पुलिस वाले एक कार पर गोलियां चला रहे होते हैं। उस कार में कुछ टेररिस्ट बैठे होते हैं। तो पुलिस वाले उन पे फायरिंग करते हैं और गलती से एक गोली वहीं अशरफ को लग जाती है और अशरफ वहीं मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। दिव्या वहीं बस स्टॉप पर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि समय कितनी जल्दी बदल जाता है। अभी 2 दिन पहले उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी और अब चारों तरफ गम। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दिव्या अपने घर पर होती है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और बोलती है किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे जोरों की भूख लगी है। हालांकि बात ये थी कि अब दिव्या आर्थिक रूप से बहुत परेशान थी। तभी हम देखते हैं कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खोलती है तो घर के बाहर उस घर का मालिक होता है और वो दिव्या को बोलता है कि तुमने पिछले 3 महीने से 1 रुपए भी किराए के नहीं दिए। अगर अगले 2 दिनों में तुमने किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन तभी दिव्या के पड़ोस में रहने वाली लड़की बाहर आती है और मकान मालिक को कुछ पैसे देती है और बोलती है जब तुम्हें पता है कि दिव्या की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है तो तुम्हें उससे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे बाकी पैसे महीने के आखिरी में मिल जाएंगे। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब दिव्या की पड़ोसन दिव्या और उसकी बेटी के लिए बाहर से खाना लाती है। हालांकि दिव्या वो खाना नहीं चाहती। तो दिव्या बोलती है मुझे एक नौकरी की जरूरत है, अगर तुम मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो लड़की बोलती है क्यों नहीं। वो लड़की एक स्टोर पर दिव्या को ले जाती है। स्टोर के मालिक से बोलती है कि आपने बोला था कि आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है। दिव्या पढ़ी लिखी है और एक कंप्यूटर ऑपरेट करना जानती है। तो वो आदमी दिव्या को अपनी शॉप पर रख लेता है। एक दिन दिव्या की बेटी शाम को अपने स्कूल से आती है तो दिव्या उसको बोलती है कि तुम 2 मिनट बाहर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। दिव्या की बेटी बाहर बैठी होती है और दिव्या जब बाहर आती है तो देखती है उसकी बेटी का स्कूल बैग वहीं होता है लेकिन उसकी बेटी वहाँ पर नहीं होती है। वो काफी परेशान होती है, इधर उधर ढूंढती है। तभी दिव्या के मोबाइल पे एक कॉल आता है। वो कॉल पिक करती है। दूसरी साइड से एक आदमी बोलता है। वो बोलता है तुम्हारी बेटी मेरे पास है। एक्चुअली दिव्या के हस्बैंड ने उस आदमी से कुछ पैसे कर्ज लिए थे और अब जब दिव्या का हस्बैंड इस दुनिया में होता ही नहीं है तो पैसे कैसे वापस करती। तो आदमी दिव्या से बोलता है तुम्हारे पास 2 से 3 दिनों का टाइम है, अगर तुम मेरे पैसे वापस कर पाई तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को कहीं ले आकर भेज दूंगा। अब दिव्या डर जाती है। दिव्या घर जाती है, परेशान होती है, रोती है क्योंकि वो जानती थी कि जो जॉब वो करती है उस जॉब से उस कर्ज को चुका नहीं सकती। अब दिव्या रो रही होती है। तभी उससे मिलने उसके पड़ोस में रहने वाली वो लड़की आती है। उसके रोने का कारण पूछती है तो दिव्या बताती है कि मेरी बेटी ही मेरे जीने का सहारा थी, अगर वो भी छिन गई तो फिर मैं जीकर क्या करूंगी। तो बोलती है इतनी जल्दी और इतने पैसे इकट्ठा करने के लिए तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, कोई भी इतना पैसा देने को तैयार नहीं होगा। फिर उसको बोलती है कि
अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। देखो, जैसा तुम लोग समझते हो मैं किसी ऑफिस में काम नहीं करती, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। उसकी बात सुनकर दिव्या सरप्राइज हो जाती है। वो बोलती है, देखो अगर तुम चाहो तुम भी मेरी तरह काम कर सकती हो। पहले तो दिव्या इस काम के लिए राजी नहीं होती, फिर वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है। फिर वो लड़की दिव्या की बात उस ब्रोकर से कराती है। वो ब्रोकर दिव्या को बोलता है, तुम अपना फोन ऑन रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा और जहाँ बोलूंगा वहाँ तुम्हें जाना होगा। अब दिव्या अपने घर से बाहर आती है और उसी बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। तभी उसके सामने एक लाल कलर की कार रुकती है। ये वही कार होती है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो आदमी दिव्या को लेकर अपने घर पर जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। दिव्या वॉशरूम में जाकर बहुत रोती है। वो अपनी पुरानी बातों को याद करती है और रोती रहती है। तभी उसकी रिंग गिर जाती है। जब वो झुककर अपनी रिंग को ढूंढ रही होती है तभी दिव्या देखती है कि वॉशरूम में एक लड़की की कटी हुई उंगली पड़ी होती है। यह देखकर वो काफी डर जाती है और समझ जाती है कि एक आदमी लड़कियों को घर पर लाता है और फिर उनको जान से मार देता है। दिव्या अपना फोन निकालती है और उस ब्रोकर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं आने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। फिर दिव्या पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती है तो कॉल एसीपी बैटरी पिक करता है। तो दिव्या उसको बोलती है कि सर मुझे बचा लीजिए। वो बताती है कि मुझे एक खूनी ने पकड़ लिया है और मुझे डर है कहीं वो मुझे मार न दे। तो दिव्या बताती है कि मैं उसका नाम भी नहीं जानती और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं उसके घर के बाथरूम में बंद हूँ और मैं यहाँ से आपको कॉल करने का ट्राई कर रही थी और मैं काफी डरी हुई हूँ। और दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जो ड्रग्स के नशे में धुत होता है और वो इमेजिन करता है कि उसके साथ एक लड़की है। वो उस लड़की के साथ डांस करता है। तो एसीपी दिव्या से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है और जब अपने एप्लीकेशन में डालकर सर्च करता है तो उसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं फाइंड कर पाता। तो बोलता है तुम्हारा मोबाइल प्रॉपर तरीके से नेटवर्क रेंज में नहीं आ रहा है, जिस कारण से हम तुम्हारी लोकेशन सर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम हिम्मत रखो, हम तुम तक जरूर पहुंचेंगे। दिव्या बताती है उसको कि यहाँ बाथरूम में किसी लड़की की कटी हुई उंगली है और मुझे लगता है कि इसने उस लड़की का मर्डर किया है। अब वो किलर बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है तो दिव्या एसीपी को बोलती है कि सर वो आ गया। एसीपी बोलता है कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। तो दिव्या उसको बोलती है कि थोड़ी देर रुको, मैं अभी नहा रही हूँ। वॉशरूम का शावर चालू कर देती है और इधर एसीपी अपने असिस्टेंट पुलिस वाले को दिव्या का नंबर देता है और बोलता है इस नंबर की डिटेल मुझे ला कर दो। अब वो पुलिस ऑफिसर एसीपी को बताती है कि एसीडीआर के हिसाब से ये नंबर किसी अशरफ नाम के आदमी को रजिस्टर्ड है, जिसकी अभी 2 महीने पहले पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई थी। तो एसीपी को याद आता है उस इनकाउंटर की रात जब उन लोगों की गलती से अशरफ को गोली लग गई थी और उसकी मौत हो गई थी। वहीं एसीपी जब सीडीआर चेक करता है तो देखता है आज शाम को दिव्या को 2 नंबर से कॉल आए थे। रेखा नाम के एक लेडीज इंस्पेक्टर को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारे व्हाट्सएप पर एक कॉन्टेक्ट नंबर और एक लोकेशन मैंने भेजा है, जाकर पता करो ये कौन है और क्या करता है। तो रेखा उस ब्रोकर से मिलती है और दिव्या के बारे में पूछती है। तो ब्रोकर बताता है हाँ 2 दिन पहले ही दिव्या मेरे पास आई थी काम के लिए, मैंने उसे कस्टमर के पास भेजा। जब रेखा उस कस्टमर के बारे में पूछती है तो बोलता है मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसको रेट बताया बस। अब एसीपी की टीम दोबारा दिव्या को कॉल करती है। एसीपी दिव्या को बोलता है कि हम अभी भी तुम्हारी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तो दिव्या बोलती है वो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है, वो कभी भी अंदर आ सकता है। तो एसीपी बोलता है कि वहाँ फ्लैश टैंक होगा, उसका कवर उठा लो, तुम उसी से उस पर हमला करना। और इधर हम देखते हैं वो किलर एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और बाथरूम का दरवाजा काट देता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो दिव्या उस पर हमला करती है, लेकिन इस हमले से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दिव्या भागती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। उसकी सारी कोशिशों के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाती। दिव्या दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी किलर एक हैमर लेकर आता है और दूर से चलाकर दिव्या के सर पर मारता है। हैमर जोर से दिव्या के सर पर लगता है और दिव्या के सर से खून निकलने लगता है और दिव्या वहीं बेहोश हो जाती है। किलर उसके पास आता है और उसके पैर को पकड़कर उसको घसीटता हुआ उस रूम में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की टीम किलर के नंबर को भी ट्राई कर रही थी, लेकिन किलर का फोन स्विच ऑफ होता है। अब हम देखते हैं किलर रेडी होता है और एक हुडी पहनता है और अपनी कार से कहीं बाहर जाता है और जब वो बाहर जाता है तो अपना फोन स्विच ऑन करता है। जैसे ही स्विच ऑन करता है पुलिस वालों को उसके फोन के ऑन होने का नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो संध्या नाम की एक सब इंस्पेक्टर एसीपी के पास आती है और बताती है सर किलर का फोन ऑन हो गया है और वो कहीं बाहर जा रहा है। तो एसीपी बोलता है उस पर नजर रखो, मुझे उसे जिंदा पकड़ना है। तो एसीपी अपनी पुलिस जीप लेकर के उस किलर के पीछे निकल पड़ता है। किलर थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के किनारे कुछ दुकानें लगी होती है, वहाँ अपनी गाड़ी रोक देता है और गाड़ी से उतरकर उन दुकानों के पास जाता है और तभी एसीपी भी वहाँ पहुँच जाता है। एसीपी उसके नंबर पे कॉल करता है और जैसे ही किलर फोन उठाता है एसीपी उसे पहचान लेता है। हालांकि किलर हुडी पहने होता है तो उस
उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन किलर एसीपी को देख लेता है। वो वहाँ से भागना शुरू करता है। अब एसीपी उसका पीछा करते हुए टायर के गोदाम में पहुँचता है। एसीपी अपनी गन निकालता है और उस किलर को उस गोडाउन में ढूंढने लगता है। तभी किलर पीछे से उस पर हमला करता है और एसीपी की गन थोड़ी दूर जाकर गिरती है। अब किलर और एसीपी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि किलर एसीपी से ताकतवर था और उस पर भारी भी पड़ता है। किलर एसीपी को पीट पीट कर नीचे गिरा देता है और फिर पास में पड़ी हुई एक सरिया को उसके पेट में घुसेड़ देता है। अब एसीपी दर्द से कराह रहा होता है। वो किलर सरिया को एसीपी की पेट से बाहर निकाल देता है। एसीपी दर्द से चिल्लाता है और किलर दोबारा उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी एसीपी को उसकी गन मिल जाती है और वो किलर को शूट कर देता है। किलर वहीं गिर जाता है। अब एसीपी अपनी पुलिस टीम को कॉल करता है तो उसकी टीम एम्बुलेंस लेकर आती है और किलर को अरेस्ट कर लेते हैं। तो डॉक्टर ऑपरेशन करके किलर के शरीर से बुलेट को बाहर निकालते हैं और एसीपी से बताते हैं कि उसकी चोट ज्यादा गहरी नहीं है, कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगा। और वही देखते हैं डॉक्टर एसीपी की चोटों पर भी टाँके लगाते हैं और पट्टी बांधते हैं। तो इंस्पेक्टर रेखा वहाँ आती है और एसीपी से बोलती है कि सर, जब आप ऑफिस में थे तो आप फील्ड में बाहर ही क्यों आए? तो एसीपी बोलता है कि मुझे इस किलर को पकड़ना था और उस औरत की जान बचानी थी। तो सब इंस्पेक्टर रेखा बोलती है कि क्या आप उस औरत को जानते हैं? तो एसीपी बोलता है कि तुम्हें वो शूट आउट याद है जिसमें एक अशरफ नाम का बेगुनाह आदमी मारा गया था? तो रेखा बोलती है हाँ सर। तो बोलता है दिव्या उसी अशरफ की वाइफ है। और दूसरी तरफ जब असिस्टेंट डॉक्टर उस किलर के रूम में जाती है तो उसको देखकर चीखने लगती है। तो एसीपी और सीनियर डॉक्टर वहाँ भागकर पहुँचते हैं। तो डॉक्टर बोलती है कि इसे यहाँ क्यों रखा है, इसे तो जेल में बंद होना चाहिए। तो एसीपी पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो? वो बोलती हाँ। तो बताती है जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो ये भी मेरे साथ पढ़ता था। इसका नाम दिलीप है, लेकिन दिलीप काफी शांत रहता था, किसी से बातें नहीं करता था, न ही इसके कोई दोस्त थे, वो हमेशा ही अकेले रहता था। तो एक दिन स्वाति नाम की एक लड़की दूसरे मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर करके हमारे मेडिकल कॉलेज में आई और उसे देखते ही दिलीप उसको चाहने लगा। हालांकि दिलीप कभी स्वाति से कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो हमेशा स्वाति का पीछा करता। कॉलेज में भी और बाहर भी स्वाति हम लोगों के साथ घुल मिल गई। वहीं हमारा एक संदीप नाम का फ्रेंड था जो हम लोगों के साथ पढ़ता था। संदीप की और स्वाति की अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों अक्सर साथ में रहते थे। वो बोलती है होली का दिन था और सब लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे, लेकिन दिलीप दूर अकेला बैठा था। लेकिन जब दिलीप ने संदीप और स्वाति को एक साथ होली खेलते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और दिलीप संदीप की पिटाई करने लगा। दिलीप ने संदीप को बुरी तरह मारा। तो स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ बीच में आए और दिलीप को रोका। तो प्रिंसिपल सर ने दोनों को वार्न किया कि अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी गलती की तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और वो बताती है सबके जाने के बाद स्वाति दिलीप से मिली और उसको बोला कि तुम्हारी इन सब हरकतों से तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगी? और दिलीप को वार्न करती है कि दोबारा उसके और संदीप के बीच में न आए। स्वाति की ये बातें दिलीप को बहुत ही बुरी लगती है। वो काफी गुस्से में होता है और वो बताती है कि अगले दिन हमें पता चला कि स्वाति ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया, जिससे स्वाति की मौत हो गई। अब स्वाति की डेड बॉडी को सौ घर में रख दिया जाता है। तो दिलीप सौ घर के पास से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर काम करने वाला केयर टेकर दिलीप को बुलाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम इस लड़की से प्यार करते थे और ये लड़की तुम्हें प्यार नहीं करती थी, लेकिन तुम चाहो तो आखिरी बार उसको देख सकते हो। जब दिलीप उस कमरे में जाता है और स्वाति की डेड बॉडी से कपड़े हटाता है तो उसके बाद वो खो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि स्वाति अभी भी जिंदा है, उसके साथ डांस कर रही है, उसके बाहों में है। वो डॉक्टर बताती है कि मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे सौ घर से कुछ आवाज आई। जब मैंने विंडो में झांक कर देखा तो देखा दिलीप स्वाति की डेड बॉडी से लिपटा पड़ा था। लेकिन तभी उस केयर टेकर ने मुझे देख लिया। दिलीप ने मुझे दौड़ाकर पकड़ना चाहा, लेकिन मैं भाग गई। तो दिलीप को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया और उसे पागल खाने भेज दिया गया। वो डॉक्टर बोलती है कि मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती जहाँ दिलीप एडमिट है। तो एसीपी बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं पुलिस वाले की ड्यूटी उस कमरे के सामने लगा देता हूँ। तभी एसीपी को उसकी टीम का कॉल आता है। वो बताते हैं कि दिव्या ने लास्ट कॉल जहाँ से किया था उसका लोकेशन हमें मिल गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर रेखा को देखते हैं। वो अपने एक ऑफिसर के साथ उस आदमी से मिलने जाती है जिसने दिव्या की बेटी को किडनैप कर रखा था। जब रेखा दिव्या की बेटी के बारे में पूछती है तो आदमी बताने से इनकार कर देता है। तो रेखा अपना गन निकालती है और उस आदमी के पैरों पे गोली मार देती है। तो उसका असिस्टेंट दिव्या की बेटी को लेकर आता है और रेखा दिव्या की बेटी को बचाने में सफल हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दिव्या को अब होश आ जाता है। तो दिव्या पास में पड़े हुए चाकू की मदद से अपने हाथ की रस्सी काट देती है। अब दिव्या दिलीप के घर से बाहर निकल आती है। और इधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जब वो डॉक्टर दिलीप के वार्ड में जाती है तो देखती है दिलीप अपने बेड पर नहीं होता है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है दिलीप सर्जरी चाकू अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। वो डॉक्टर को पीछे से पकड़ लेता है और वो सर्जरी चाकू
उसके गले पे मारता है और फिर हॉस्पिटल से भाग जाता है। और दूसरी तरफ दिव्या दिलीप के घर से निकलकर सड़क के किनारे भागते हुए आगे बढ़ती है और वहीं इंस्पेक्टर अपने टीम के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है तो देखता है दिव्या का सामान बैग वहाँ पर होता है लेकिन दिव्या नहीं होती। और दूसरी तरफ दिव्या भागते हुए एक मेडिकल स्टोर पर जाती है जहाँ एक अंकल और आंटी होते हैं। दिव्या उनसे हेल्प मांगती है। वो बताती है कि यहाँ एक किलर है जो उसे जान से मारना चाहता है। तो दिव्या उस मेडिकल स्टोर के लैंडलाइन से पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करती है और बताती है कि मैं यहाँ पर एक अंकल आंटी के पास हूँ। तो एसीपी की टीम एसीपी को कॉल करके उस मेडिकल स्टोर का एड्रेस देती है। अब दिव्या बहुत डरी होती है तो अंकल आंटी उसको अपने घर में ले आते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ सेफ हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दिलीप हॉस्पिटल से भागकर उस मेडिकल स्टोर पर आता है और वहाँ पर काम करने वाली आंटी से दवा मांगता है। तभी एसीपी का कॉल उसके लैंडलाइन पर आता है और वो बोलता है उस लड़की को सुरक्षित रखना, मैं आ रहा हूँ। तो दिलीप आंटी से पूछता है क्या हुआ। तो आंटी बताती है कि हमारे मोहल्ले में एक किलर घूम रहा है और एक लड़की मेरे पास आई है जो बता रही है कि किलर ने उसे अपने घर पर कैद कर रखा था। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई है। अब दिलीप उस दुकान का शटर अंदर से बंद कर देता है और जब आंटी उससे पूछती है तो अपने हैमर से आंटी के सर पर जोर से वार करता है। वो वहीं गिर जाती है। दिलीप अंदर जाता है और दिव्या उसको देखकर डर जाती है। और इधर एसीपी अपनी टीम के साथ उस मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है तो देखता है दुकान का शटर अंदर से बंद होता है। उसकी टीम शटर को तोड़कर दरवाजा खोलती है और इधर दिव्या वहां से भागती है और दिलीप उसका पीछा करता है। जब एसीपी अंदर पहुंचता है तो देखता है वो आंटी और अंकल दोनों घायल होते हैं लेकिन वहाँ दिलीप और दिव्या दोनों नहीं होते। और इधर हम देखते हैं दिव्या भागते हुए एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है तो दिव्या को सामने एक खुदी हुई कब्र दिखती है। दिव्या उसके अंदर जाकर छिप जाती है और हम देखते हैं दिलीप उसका पीछा करता हुआ कब्रिस्तान में आ जाता है। तो दिलीप को कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि दिव्या उधर ही छिपी हुई है। वो दिव्या के पास पहुंचता है और उसके बाल पकड़कर उसको खींचकर गड्ढे से बाहर लाता है और पास में पड़े हुए मिट्टी खोदने वाले फावड़े से दिव्या पर हमला करता है। लेकिन तभी एसीपी पीछे से आ जाता है और वो दिलीप को धक्का देकर गिरा देता है। अब दिलीप और एसीपी में फाइट शुरू हो जाती है तो दिलीप एसीपी के पेट में उस जगह पर वार करता है जहाँ पर चोट लगी होती है। एसीपी दर्द से कराहता है और वहीं गिर जाता है। अब दिलीप दोबारा वो फावड़ा उठाता है और दिव्या के पीछे जाता है और उसको ढूंढकर फिर से फावड़े से उसे मारने ही वाला होता है। तभी एसीपी फिर से उसके पीछे आ जाता है और अपने दोनों हाथों से दिलीप को पकड़ लेता है और दिव्या को भागने के लिए बोलता है। दिव्या थोड़ी दूर भागती है लेकिन फिर वापस आती है और उस फावड़े से दिलीप के सर पर कई वार करती है। दिलीप चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है लेकिन दिव्या नहीं रुकती। वो दिलीप के सर पर उस फावड़े से बार बार वार करती है जिससे दिलीप वहीं मारा जाता है। अब इंस्पेक्टर रेखा दिव्या की बेटी को दिव्या के पास लाती है। दिव्या अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। कुछ महीने बाद हम एसीपी को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी से पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता है। साथ में दिव्या की बेटी भी होती है। तभी दिव्या पुलिस हेडक्वार्टर के ऑफिस से बाहर आती है और हम देखते हैं दिव्या को पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी जॉब मिल गई थी। तो एसीपी दिव्या से अशरफ को लेकर के सॉरी बोलता है। वो बोलता है कि कुछ चीजें ना चाहते हुए भी जिंदगी में हो जाती है जिसे हम चाहकर भी ठीक नहीं कर पाते। एसीपी बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है लेकिन तुम अपनी बेटी को इस बात की कमी मत महसूस होने देना कि अशरफ तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। वहीं हम देखते हैं एसीपी एक केक लेकर आते हैं और दिव्या और उसकी बेटी केक को काटकर एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।